डील करेंगे तो क्या करेंगे? डील करेंगे तो एक तरह से सरेंडर ही तो होगा। जो 3 मांगे रखी गई हैं डील करने के लिए, उसमें डील जैसा कुछ तो है नहीं। आपको ये तीनों चीजें मांगनी है। अगर मान लिया ईरान तो फिर ईरान का अपना क्या बचा तब? तो इतना ज्यादा विरोध होगा घर के भीतर ही। अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह भी रहे थे कि उनको खुद ही वहां से सत्ता बेदखल होना पड़ेगा। तो ऐसे डील क्यों करेंगे वो? जी, बात यही है कि ईरान वो डील करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उस डील का मतलब है स्ट्रेटेजिक सरेंडर। यानी आपने अपनी मिसाइल्स अगर गिव अप कर दी, बैलिस्टिक मिसाइल्स का आपने उस पे रेंज पे आपने कैप कर दिया और नंबर्स कम कर दिए, तो ईरान के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। खासतौर से पिछले जो जून में जो वॉर था, उसमें ईरान की मिसाइल्स ही काउंटर स्ट्राइक्स के लिए यूज हुई थी इसराइल के खिलाफ। तो ईरान के पास में एयरफोर्स है नहीं। तो अगर मिसाइल्स भी दे देते हैं, मिसाइल्स गिव अप कर देते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स पर लिमिट लगा देते हैं, तो ईरान इज कंप्लीटली वल्नरेबल टू फ्यूचर मिलिट्री एक्शन। तो इस स्थिति में ईरान मिसाइल्स पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है। इसीलिए अभी तक जो 2 दौर में बात हुई है, उसमें ईरान ने ये पूरी बात बिल्कुल साफ साफ कही है कि न्यूक्लियर इश्यू पर वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ला सकते हैं, एनरिचमेंट सस्पेंड कर सकते हैं, कंसोर्शियम बना सकते हैं रीजनल कंट्रीज के साथ में एनरिचमेंट करने के लिए। लेकिन मिसाइल पर ईरान बात करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ईरान कर क्या रहा है? ईरान इज ऑल्सो टेस्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प। ब्रिंकमैनशिप चल रही है यहाँ पर कि अगर यूएस मिलिट्री प्रेशर के साथ में ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना चाह रहा है, ईरान भी यूनाइटेड स्टेट्स को टेस्ट कर रहा है कि क्या मैं तुमको एक लंबी लड़ाई में खींच लूंगा, क्या तुम तैयार हो? और इस बार जो लड़ाई होगी वो लिमिटेड नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक ईरान ने बहुत छोटे एक टेलीग्राफ तरीके से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की है, क्योंकि ईरान एक कमजोर ताकत है कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। तो कमजोर ताकत का मतलब है कि आप एक वॉर को जब तक अवॉइड करना चाहते हो, जब तक हो सके। लेकिन अगर ईरान को लगता है कि जो अगर यूएस इजराइल का जो अटैक होता है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, क्योंकि रजीम चेंज वो थ्रेटन कर रहे हैं, इंटरनली उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो ईरान का जो रिस्पॉन्स होगा, वो बोल रहे हैं भले ही आप सर्जिकल करो, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो ओवरवेलमिंग होगा। तो ईरान डिटरेंस की ही कोशिश कर रहा है अभी भी, कि अगर तुम मुझे चाहते हो कि मैं प्रेशर के अंदर गिव अप लड़ाई कर को दूं, तो लंबी मैं वो कैसे तो नहीं करूं। खींचेगा? नहीं नहीं, हाँ, लेकिन ईरान अपनी लड़ाई को लंबी कैसे खींच सकता है? उसके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या टूल्स है जिससे वो लंबी खींचेगा वो? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने की बात नहीं कर रहा है। अभी जो एक्सरसाइज उन्होंने की थी वो क्या स्मार्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बात सही है कि अगर वो क्लोज करने की कोशिश करता है, तो अकेले अमेरिका नहीं बल्कि सारे गल्फ कंट्रीज भी एक हॉस्टाइल पोस्चर ले लेंगे ईरान को लेके, जो कि अभी तक लड़ाई को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो ईरान का जो स्ट्रेटेजी होगी वो ये होगी कि कॉस्ट बढ़ानी है अमेरिका के लिए। उनके जो जैसे मैंने पहले कहा था, ईरान की जो ड्रोन पावर है, तो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन दे विल ट्राई टू यूज इट एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर टू ऑपरेट इन द रीजन। हालांकि वो दे ये विल भी ट्राई। कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा भी क्षमता है कि हम समुद्र के अंदर अंदर से ही कुछ विस्फोट कर देंगे, ताकि आप ऊपर से आएंगे, हम नीचे से विस्फोट कर देंगे, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र तनेजा साहब अगर जुड़े हुए हों तो एक सवाल उनसे लेना चाहूंगा। तनेजा साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी नहीं जुड़े नरेंद्र तनेजा साहब, लगता है उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवकांत शर्मा साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना कितना मुमकिन है ईरान के लिए? ईरान के हित में रहेगा, या फिर जैसा दीपिका कह रही है कि वो चाहेगा नहीं बंद करना, क्योंकि बाकी जो उनके मुस्लिम कंट्री है वो नाराज हो जाएंगे? कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए कोई दरवाजा नहीं लगाना पड़ता, वहां माइंस बिछा दी जाती है। पिछली बार भी यही किया था। आप माइंस बिछा देंगे तो अगर एक आध बोट भी टकरा करके उड़ गई तो उसके बाद वहां से कोई जाएगा नहीं। बंद इस तरह से किया जाता है। दूसरी बात यह है कि लंबी लड़ाई खींचने की बार बार करना बात भी हो कितना रही है। संभव है? आप 1991 की लड़ाई पे याद कीजिए। 1991 में ठीक है, इस वक्त जितनी नौसेना तैनात है अमेरिका की, उससे मेरे ख्याल से दुगनी तिगनी नौसेना थी उस वक्त। और जो पूरी की पूरी जो वायुसेना थी अमेरिका ने, वो वहां झोंक दी थी। तो अभी उतनी तैयारी तो नहीं।
लेकिन फिर भी उस वक्त जो लड़ाई हुई थी, सबसे पहले सद्दाम हुसैन जहां जहां से मिसाइल चला सकते थे या उनके जहाज जहां जहां थे उनको खत्म किया गया था। तो अगर लड़ाई शुरू करते हैं तो ये जो कहा जा रहा है कि साहब यहाँ से मिसाइल मार देंगे, वहां से मिसाइल मार देंगे, सबसे पहले उनके जो ड्रोन ठिकाने हैं, उनके जो मिसाइल ठिकाने हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जाएगा, उन्हीं को एक तरह से इनएक्टिव किया जाएगा। उसके बाद बाकी जगह हमले होंगे और ये मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते के इनका जो है हमलों का इरादा है और उसके बाद देखेंगे कि उन हमलों के बाद उसका रिएक्शन वहां की जनता में कैसा होता है और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी इस वक्त जो अमेरिका में चल रही है वो ये है। लेकिन मूल बात ये है कि लड़ाई वाकई में, मुझे लगता है कोई पागल थोड़ी है ट्रंप जो है, वो ठीक है कि वो उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन जो काम बिना लड़े अगर बातचीत से हो सकता है, धमकाने से हो सकता है, तो लड़ाई की जरूरत क्या है? लड़ाई में तो खर्च तो होगा ना उनका जरूरत क्या? किसी न किसी रूप में। दूसरा जो तो उनका जो वो तो चाहते उनका ये जो मागा हैं कि मूवमेंट इससे वाले जो डर उनके के समर्थक हैं मान वो भी नहीं चाहें कि लड़ाई करे ये लोग। नहीं, बिल्कुल, मतलब वो ये चाहते हैं कि पहले ही डर जाएं और डर करके एक तरह से किसी न किसी। अच्छा, दूसरी बात ये चल रही है कि साहब ईरान बार-बार ये कह रहा है कि ठीक है, हम परमाणु मामले पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो आपका जो परमाणु मामला है वो तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम हमले करके उसको खत्म कर देंगे, कोई आपकी हिमायत में नहीं आएगा। इसलिए सारा चक्कर इस वक्त मिसाइलों का है। आप बात करें तो मिसाइल पे करें, नहीं तो बात ही मत करें। तो जो बात ही ना बातचीत में, ये जो जिनीवा में बातचीत आगे नहीं बढ़ी, उसकी वजह ये है कि ईरान कह रहा है कि हम परमाणु पे आपको जो है वो कंसेशन देने के लिए, रियायत देने के लिए तैयार है। अमेरिका ये कह रहा है कि वो रियायत तो हम ले चुके हैं, आप बात कीजिए मिसाइल की, और वो बात कर नहीं रहा है। तो ये टालम टोल चल रहा है, बहुत दिन नहीं चलेगा। बहुत दिन नहीं चलेगा। नयन तनेजा साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तनेजा साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या समीकरण बन सकता है? क्या ईरान किसी भी सूरत में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चाहेगा कि हम उसको डिस्टर्ब कर दें, आवाजाही वहाँ से बंद हो जाए? और दूसरा, अगर युद्ध होता भी है तो कितना लंबा चल पाएगा? क्योंकि यहाँ पे श्रीकांत जी कह रहे हैं बहुत लंबा चलेगा नहीं, बहुत ही स्पेसिफिक मामला होगा यहाँ पे। सारस्वत जी कह रही हैं कि नहीं, लंबा चल सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान बंद पूरी तरीके से कर पाएगा, मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि उसमें सऊदी अरब उनको नहीं करने देगा। एक मिनट तनेजा साहब, थोड़ा सा मुझे समझाइए दर्शकों को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है क्यों इतना क्रिटिकल है? थोड़ा इसको समझाइए आसान भाषा में, फिर अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, पूरी दुनिया का 20% जो तेल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। सऊदी अरब का ज्यादातर तेल, कुवैत ज्यादातर तेल, आप ऊपर चले जाइए इराक, उसका ज्यादातर तेल, इसके अलावा जो और वहां के यूएई वगैरह, उनका तेल भी काफी हद तक उसी इलाके से होकर निकलता है। कतार की गैस जो पूरी दुनिया में जाती है, अमेरिका, भारत, जापान, चाइना, कहाँ नहीं जाती, वो भी सब वहीं से लेकर के निकलती है। तो 20% जो ट्रांसपोर्ट है, आवागमन है एनर्जी का, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो कहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, एक तरफ जो है आप देखिए इधर ओमान और यूएई वगैरह है, और दूसरी तरफ जो है ईरान है, और कुल मिलाकर के उसका जो अगर आप विड्थ को लेकर के देखते हैं तो वो मिलाकर के 130 किलोमीटर से लेके और 30 किलोमीटर के बीच में जाके पड़ती है। तो इसलिए उसको पूरी तरह ईरान बंद कर पाएगा और ईरान को अमेरिका बंद करने देगा। यहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान छूता है तो सऊदी अरब हरकत में आ जाएगा, क्योंकि उनको लिए तो ब्रेड एंड बटर का मसला है, और यूएई भी नहीं चाहेगा। इसलिए यूएई और सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया अपना एयर स्पेस हम अमेरिका को यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि वो युद्ध नहीं चाहते, और बिहाइंड द सीन वो काफी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, मेरा अपना ये मानना है, मेरा जो एनालिसिस है, कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरा एनालिसिस ये है कि अमेरिका जो है वो वहां पे उसका पूरा इरादा सत्ता परिवर्तन का है। या तो उनके पास कुछ ऐसे संकेत है, या उनके पास कुछ ऐसी ताकतें हैं वहां जमीन पे, जो शायद जो है जैसे वेनेजुएला में हुआ, निकल करके आ जाएंगी और सत्ता परिवर्तन के लिए काम करेंगी। हो सकता है वो आज सत्ता में हो। मुझे नहीं लगता कि ये मिसाइल का मसला है। मिसाइल का क्या कर लेंगे? कन्वेंशनल वेपन ही तो छोड़ेंगे मिसाइल से, उससे कोई ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता, और उनको काउंटर करने के लिए इजराइल भी तैयार है। मुझे लगता है बाकी जो न्यूक्लियर वगैरह वो सब वो है। असली बात यह है, अमेरिका को यह लगता है कि अगर लिमिटेड ऑपरेशन करा जाए, शौक एंड ऑ आसमान में क्रिएट करा जाए, बमबारी भारी करी जाए, और जो उनके वहां पे कुछ लोग हैं, हो सकता है जो एंटी गवर्नमेंट है वो लोग आ जाएं, और उससे जो है वो अगर सत्ता परिवर्तन एकदम ना हो जाए, लेकिन एक ऐसी एक मूवमेंट वहां पर शुरू हो जाए जिससे कि आने वाले समय के अंदर वहां जो रिजीम है वो कोलैप्स कर जाए, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के।
अगर ये मकसद नहीं है तो मुझे लगता है फिर अमेरिका अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और अमेरिका अपना टाइम वहां ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। अगर जाकर के आप उसको गहराई से देखते हैं, उनका ये गुणां भाग है कि तेल की कीमत अगर वो लिमिटेड शॉक है ना हो करते हैं मिलिट्री का भयंकर, जिसमें कोई अमेरिकी वहां बूट नहीं होंगे, अमेरिकी सैनिक नहीं जाएंगे, तो उनका मानना है तेल ज्यादा से ज्यादा $85 पे जाएगा। $85 जाता है, अगर जाता है 1 महीने के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी अफोर्ड कर देगी। रशिया से भारत तेल मंगाता है, कहेंगे मंगाते रहो कोई बात नहीं है, तो वो सारा कुछ चालू हो जाएगा। लेकिन ये मेरा मानना है, उस समय देखिए 3 बड़े बिंदु हैं। नंबर 1, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे अन्य जगह वो या यमन में हो, प्रॉक्सीज ईरान की लगभग बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और ईरान की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर आज की हालत में कमजोर है। ईरान स्ट्रेंथ से कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ यह है कि कुल मिलाकर के वहां का जो आम आदमी है वो आर्थिक रूप से काफी बड़ी परेशानी में है। इस सबको देखते हुए उनको लगता है ये शायद अच्छा मौका है, लेकिन यह है कि बहुत रिस्की ऑपरेशन होगा। हालांकि कमर आगा साहब आपके इस बात से सहमत नहीं है कि ईरान की इकॉनमी बहुत कमजोर है, ईरान के लोग बहुत परेशान हैं, ईरान के लोग सत्ता पलट चाहते हैं? कमर आगा साहब लक्ष्मण जी सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। देखिए उनके विचार का मैं पूरा सम्मान करता हूँ, मेरा उनका विचार है, मेरा अपना विचार है। आर्थिक जहां तक है, ईरान में जाता रहता हूँ मैं, उनको तेहरान के उन मोहल्लों के नाम बताता हूँ जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी है और कहाँ खराब है। अगर मेरे मित्र जो है वो नॉर्थ तेहरान में जाते हैं, वहां सब कुछ बहुत अच्छा है, बड़ा चंगा है, वो वहां का गोल्फ लिंक है। लेकिन अगर उसके बाहर दक्षिण में आते हैं, स्थिति खराब है। इस्फहान जाए वो रोड से, और उसके बाद हम बात करेंगे। इसके अलावा सदर्न कमर आगा साहब कुछ बोलना चाहते हैं? कमर आगा साहब कुछ जवाब देना चाहते हैं? कमर आगा साहब। नहीं, मैं पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेरिकन रिजीम चेंज के फेवर में नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ये रिजीम चाहे, वो चाहते हैं कि इतना प्रेशर हो कि ये रिजीम जो है अमेरिकन इंटरेस्ट में, हित में काम करे। दूसरी बात ये कि उनको ये लगता है अगर रिजीम कोलैप्स होती है तो वहां पे कोई अल्टरनेट लीडरशिप नहीं है जो उसको रिप्लेस कर पाएगी। केओस एंड अनार्की फैल जाएगी पूरे क्षेत्र के अंदर, न केवल ईरान बल्कि पूरे उस क्षेत्र में केओस एंड अनार्की होगी। इजराइल भले चाहता है, इजराइल की जो पॉलिसी है वो रिजीम चेंज की है, और यही नहीं बल्कि वो ये चाहते हैं कि डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान, के ईरान को बिल्कुल तोड़ दो। वहां पे जितनी माइनॉरिटी, बिल्कुल अलग बात आपने कही कि यूएस जो है रिजीम चेंज करना नहीं चाहता। आपने एक इंटरेस्टिंग बात बताई। एम्बेसडर दयाल, छोटा सा कमेंट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा। नहीं, वो पूरे क्षेत्र, पूरे अरब भी नहीं चाहते, अरब देश भी नहीं चाहते। मैं कमर आगा साहब से डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि भाई वो मेरे स्कूल के सीनियर हैं, लेकिन उनकी इजाजत से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज अमेरिका नहीं चाहता, नहीं कर पाएगा। देखिए, ये बड़े सवाल हैं। ट्रंप साहब ने कई बार कहा कि मैं तो रिजीम चेंज चाहता हूं, लेकिन इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये सोचना कि ईरान ऐसे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ईरान जो है पूरे रीजन में अफरा तफरी मचा देगा, और इसमें कोई शक नहीं कि ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब परेशान है इस बात से कि अगर ये लड़ाई छिड़ जाती है तो उनका भी बहुत नुकसान होगा। तो ट्रंप साहब चाहते जरूर, हालांकि उन्होंने कहा है कि डिप्लोमेसी पहले दी जाए, लेकिन साथ साथ अमेरिकन ऑफिशियल्स कहते हैं कि डिप्लोमेसी अगर फेल होगी तो हम अटैक कर देंगे। तो ट्रंप साहब का दिमाग किस तरफ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑन बैलेंस, क्योंकि ईरान को वक्त दिया गया है कुछ हफ्तों का कि वो एक डिटेल्ड प्रपोजल बनाए, तो ऐसे हालात जब हैं तब अमेरिका कैसे अटैक करेगा, जब मीडिएटर है ओमान, मिडिल ईस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसने